वेलकम बैक टू इजराइल पैलेस्टाइन सीरीज। ये है हमारी सीरीज का पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 में हमने इस पूरी जगह की ज्योग्राफी को समझा और फिर हमने उन सारी इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स जैसे कि डोम ऑफ द रॉक, अल अक्सा मॉस्क, टेंपल माउंट, इन सब की हिस्ट्री और डिस्प्यूट को डिस्कस करे थे। और साथ ही हमने इजराइल और पैलेस्टाइन के 4000 सालों के इतिहास को भी कवर किया, जहां हमने सभी अब्राहमिक रिलीजियंस के ओरिजिन से लेकर माइटी एम्पायर्स तक का पूरा सफर को देखा। ग्रीक, रोमन, उमायद, क्रूसेडर्स और ऑटोमन्स, इनके पॉलिसी और गवर्नेंस को समझा और फिर उनके लेजेंडरी रूलर्स जैसे साइरस, अलेक्जेंडर, पॉम्पी, सलाहुद्दीन, अब्दुल हमीद, इन सब के बारे में भी जाना। फिर हमने देखा कैसे ज्यूस को पर्सिक्यूशन एंड होलोकॉस्ट फेस करना पड़ा। उसके बाद जायनिज्म मूवमेंट का एवोल्यूशन, यूएन का गठन, ब्रिटिश रूल के इम्पैक्ट और वर्ल्ड वॉर्स के कॉन्सिक्वेंसेस। और इन सब के बीच एक नया कंट्री का जन्म हुआ जिससे मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल गया। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो अभी स्क्रीन पर पार्ट 1 का कार्ड शो हो रहा है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले उसे देखें, वरना आप इस वीडियो के बाद भी जाकर देख सकते हो। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि इजराइल के फॉर्मेशन के बाद अरब और इजराइल के बीच जितने भी युद्ध हुए उन सब के बारे में डिटेल्स में जानेंगे और देखेंगे कि इन सारे वॉर्स ने कैसे इस डिस्प्यूट को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इजराइल इतना छोटा सा देश होकर कैसे अपने अराउंड सभी अरब कंट्रीज को हराया और इस जगह पे सर्वाइव किया। इसमें यूएस का क्या रोल था, हमास की शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी स्टोरी क्या है और कैसे इजराइल का बना हुआ हमास आज इजराइल पे ही भारी पड़ रहा है। और हमास के साथ साथ पीएलओ, फतह पार्टी, हिजबुल्लाह, हूथीज जैसे संगठन के ओरिजिन को भी समझेंगे। और ईरान, जो कभी इजराइल का सबसे क्लोज एलाई था इस रीजन पे, आज वही दो देश क्यों एक दूसरे को खत्म करने पर तुली हुई है। आखिर क्या कारण रहे होंगे इसके पीछे और क्यों इतना पुराना कंट्री पैलेस्टाइन को आज तक एक इंडिपेंडेंट कंट्री का स्टेटस नहीं दिया गया। सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में एनालाइज करेंगे। तो आप आ रहे हो ना मेरे साथ? तो 1947 में यूएन में पैलेस्टाइन का पार्टीशन प्लान पेश किया गया, जिसमें 2 स्टेट सोल्यूशन प्रपोज किया गया। इस प्लान के अकॉर्डिंग 43% एरिया पैलेस्टीनियंस को और 57% एरिया ज्यूस को एलोकेट किया गया और यरूशलेम को यूएन के कंट्रोल में रखा गया। जूइश एजेंसी ने इस प्लान को तुरंत एक्सेप्ट किया, लेकिन अरब लीडर्स इसे सीधा रिजेक्ट कर दिया। अगर आपने पार्ट 1 देखी होगी तो आपको पता होगा कि क्यों अरब ने इसे रिजेक्ट किया। और फिर इस प्लान को 29 नवंबर 1947 में यूएन में पास कर दिया जाता है। 14 मई 1948 के दिन स्टेट ऑफ इजराइल की इंडिपेंडेंस अनाउंस किया जाता है। अब पैलेस्टीनियंस के पास उस समय पे कोई लीडरशिप नहीं था, मिलिट्री भी नहीं था, तो रिटेलिएट नहीं कर पाए। इसलिए अरब कंट्रीज पैलेस्टाइन के सपोर्ट में आए और जिस दिन इजराइल का फॉर्मेशन हुआ था उसके अगले ही दिन यानी 15 मई 1948 को अरब कंट्रीज इजिप्ट, सीरिया, इराक और जॉर्डन मिलकर इजराइल पे अटैक कर देते। लेकिन इजराइल इतने छोटे देश होने के बावजूद भी इन सारे अरब देश को हरा देते। आप सोच रहे होंगे कि इजराइल जो देश एक दिन पहले ही बना था, उसने इतने सारे अरब कंट्रीज को कैसे हराया। अरब कंट्रीज के पास नंबर में भले ही ज्यादा सोल्जर्स थे इजराइल के कंपैरिजन में, लेकिन इनके बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था और ना ही किसी सुपर पावर कंट्री का सपोर्ट था और इन सोल्जर्स के पास वॉर का एक्सपीरियंस भी नहीं था। दूसरे तरफ इजराइल को ऑलमोस्ट सारे सुपर पावर कंट्रीज, यूएस, ब्रिटेन, यूएसएसआर, आज के समय का रशिया का मिलिटरीली एंड फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा था। और साथ ही इजराइल के जो सोल्जर्स थे वो ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 1 और 2 लड़ चुका था, इसलिए उनका वॉर एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा था। और इस क्रिटिकल टाइम पर इजराइल के कॉमन सिटीजन्स भी बड़े स्केल पर इस वॉर में शामिल हुए थे, क्योंकि ये लड़ाई इजराइल के सर्वाइवल के लिए था। अब इस वॉर में इजराइल तो सारे अरब कंट्रीज को हरा ही देता है। फिर उसके बाद क्या करता, यूएन ने पैलेस्टाइन का 57% एरिया जो इजराइल को दिया था, इजराइल सिर्फ उसी पे नहीं रुका बल्कि वो आगे बढ़कर पैलेस्टाइन का 21% और भी ज्यादा एरिया कब्जा कर लेते। तो बेसिकली ये था प्री वॉर इजराइल और ये बन गया पोस्ट वॉर इजराइल। और पैलेस्टाइन में एक विलेज था अल जुड़ा के नाम से। जब इजराइल ने पैलेस्टाइन को ऑक्युपाई किया तो इजरायली फोर्सेस ने इस विलेज को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। अराउंड 107 निहत्थे पैलेस्टीनियंस, जिसमें बच्चे, बूढ़े और औरतें थे, उन्हें गोली मार दी गई।
लेकिन इन लाशों के ढेरों के बीच एक 12 साल का बच्चा जिंदा बच जाता है। इसका नाम था अहमद यासीन, जो आगे चलकर हमास का गठन करने वाला है। ये सब आगे वीडियो में आएगा। तो अब इस फर्स्ट अरब इजरायली वॉर के बाद इजराइल, लेबनान, इजिप्ट और जॉर्डन के बीच आर्मिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया गया। इस एग्रीमेंट में एक टेम्पररी लाइन बना दी गई जिसे ग्रीन लाइन कहा गया। ये है वो ग्रीन लाइन वाला मैप। इसमें जो येलो वाला हिस्सा है वो इजिप्ट के पास चला गया, जिसे गाजा स्ट्रिप कहा जाता है, और एक लाइट ब्राउन वाला हिस्सा जॉर्डन के पास चला गया, जिसे वेस्ट बैंक कहा जाता है। रिमेनिंग टेरिटरी इजराइल के पास चला गया। और इस युद्ध के चलते करीब 7 लाख पैलेस्टीनियंस इजराइल का ऑक्यूपेशन करना चला गया। लेकिन इजराइल ना तो इन्हें अपना सिटीजन बनाया और ना ही इन्हें कहीं और सेटल होने दिया। इसलिए ये लोग अब अपने ही देश में रिफ्यूजी बनकर रह गए। इसे ही फर्स्ट नकबा कहा जाता है। इस युद्ध खत्म होने के बाद 1950 में इजराइल में लॉ ऑफ रिटर्न रेजोल्यूशन को पास किया गया, जिसमें दुनिया के सारे जूइश लोगों को इजरायली सिटीजनशिप देने की वादा किया गया। इसके चलते दुनिया के हर जगह से बड़े पैमाने पर जूस इजराइल आने लगते, और साथ ही इजराइल ने पैलेस्टाइन का जो एरिया कब्जा कर रखा था, अब वहीं पर मिलिट्री के थ्रू धीरे धीरे इन इजरायली सिटीजन को सेटल करने लगते, जहां से निहत्थे पैलेस्टीनियंस को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। इसके बाद 1950 में ईरान ने इजराइल को मान्यता दे दी, क्योंकि उस समय ईरान में पहलवी डायनेस्टी का रूल था। मोहम्मद रेजा पहलवी, जो कि एक प्रो यूएस थे, उनके दौर में फैसला लिया गया। बाद में उन्हें ओवरथ्रो कर दिया गया। अब उनके बेटा है रेजा पहलवी। दोनों के नाम सेम ही है, बस उनके पिता के नाम के आगे मोहम्मद लगता है। और आज के समय का यूएस एंड इजराइल चाहते हैं कि ईरान में ख़ोमेनी रेजिम को हटाकर रेजा पहलवी को ईरान का शाह बना दिया जाए। इसमें हम थोड़ी देर बाद आएंगे। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। इजिप्ट के अंदर आपको सुएज कैनाल देखने को मिलेगा, एक ऐसा कैनाल जो लगभग सभी देशों के व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इजराइल के लिए भी ये कैनाल यूरोप तक पहुंचने का मेन रूट था। लेकिन 1956 में जब इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल नसीर ने इस कैनाल को नेशनलाइज कर दिया, जिससे फ्रांस और यूके के व्यापार भी रुक गया, और साथ ही इजराइल को भी सुएज कैनाल और स्टेट ऑफ तेहरान का एक्सेस कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया गया। इसे ही सुएज क्राइसिस कहा जाता है। तो अब 29 अक्टूबर 1956 को इजराइल, यूके और फ्रांस तीनों कंट्रीज एक साथ मिलकर इजिप्ट पर अटैक करते। फिर इजराइल ने इजिप्ट का गाजा स्ट्रिप के साथ साथ सिनाई पेनिनसुला और सुएज कैनाल को भी कैप्चर कर लिया। इसके एक साल बाद मार्च 1957 में इजराइल और इजिप्ट के बीच एक ट्रीटी साइन हुई। इस ट्रीटी के अंदर इजराइल ने इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप वापस कर दिया, और साथ ही इजिप्ट ने सुएज कैनाल को इजराइल के लिए ओपन कर दिया। उसके कुछ सालों के बाद 1967 में इजिप्ट ने दोबारा स्टेट ऑफ तेहरान को इजराइल के लिए ब्लॉक कर दिया, और इजराइल को इंटेलिजेंस मिली थी कि अरब कंट्रीज मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं। इसीलिए 5 जून 1967 को इजराइल ने इजिप्ट के साथ साथ जॉर्डन, सीरिया और लेबनान के ऊपर प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक लॉन्च किया। ये वॉर 5 जून को स्टार्ट होती है और 10 जून को खत्म हो जाती है। इसीलिए इसको 6 डे वॉर कहा जाता है। ये वॉर में इजराइल फिर से जीत जाता है। जीतने के बाद इजराइल ने पहले इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप लिया, उसके बाद जॉर्डन से वेस्ट बैंक और सीरिया से गोलन हाइट को कैप्चर किया। अब पैलेस्टाइन का पूरा एरिया इजराइल के पास चला गया। अब वहाँ पर इजराइल स्ट्रेटेजिकली अपना कैंप बनाने लगा और पैलेस्टीनियंस को हटाकर वहाँ पर इजराइलियों को सेटल करने लगे। यूएन ने इस चीज़ को लेकर बार बार कहा कि ये जो ज्यूइश सेटलमेंट बन रही है ये बिल्कुल इलीगल है, लेकिन इजराइल ने सभी बातों को नज़रअंदाज कर दिया, और साथ ही डोम ऑफ द रॉक, अल अक्सा मॉस्क और चर्च के एरिया में भी यूएन पीस कीपर को हटाकर इजराइल ने अपना फोर्स लगा दिया। इसके बाद 6 अक्टूबर 1973 को योम किपुर वॉर शुरू हो जाता है, जिसमें इजिप्ट और सीरिया ने इजराइल पर अटैक किया। शुरुआत में इजराइल को सेटबैक मिली, पर आगे चलकर इजराइल लीड ले लेता है। इस कॉन्फ्लिक्ट में यूएसए ने इजराइल को एक्सटेंसिव मिलिटरीली एंड फाइनेंशियली सपोर्ट किया, और यूएसएसआर ने भी पहली बार अरब कंट्रीज को बैकिंग देना शुरू की। इसके चलते यूएसए और यूएसएसआर पूरी तरह से मिडिल ईस्ट में इन्वेस्टेड हो गया। अक्टूबर खत्म होते होते इजराइल ने इजिप्ट और सीरिया को हराने में कामयाबी हासिल की। इस युद्ध में भारी हार का सामना करने के बाद इजिप्ट के प्रेसिडेंट अनवर सादात इजराइल के साथ नेगोशिएट करने को तैयार हो गए। 1978 में यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के अंडर इजिप्ट और इजराइल के बीच कैंप डेविड अकॉर्ड साइन किया गया। इजिप्ट पहला अरब कंट्रीज बना जो कि इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, और बदले में इजराइल ने इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला वापस कर दिया।
इसी वजह से अरब लीग से इजिप्ट को बाहर कर दिया गया और इजिप्ट के प्रेसिडेंट को 1981 में गोली मार दी गई। उसके बाद से इजिप्ट पर प्रो यूएस गवर्नमेंट को ही बिठाया जाने लगा और जॉर्डन भी इजराइल के साथ अपना रिलेशन नॉर्मलाइज कर लेते। युद्ध खत्म होने के बाद इजराइल ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन में और भी इजरायलियों को सेटल करने लगते, यहाँ तक कि इजरायलियों को ऑफर दिया गया इस एरिया में रहने के बदले उन्हें फ्री हेल्थ केयर, एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब तक दी जाएगी, जिससे आम इजरायली इस जगह पर रहने लगे। अब इसके वजह से पैलेस्टीनियंस ऑक्युपाइड एरियाज को वापस भी नहीं ले सकते, क्योंकि जब भी पैलेस्टीनियंस इस जगह पर प्रोटेस्ट करते तो इजरायली फोर्सेस उन्हें प्रोटेस्ट करने नहीं देते। इसके चलते आम पैलेस्टीनियंस और इजरायली फोर्सेस के बीच क्लैशेस देखने को मिलती हैं और इन क्लैशेस में कोई ना कोई आम इजरायली मारा जाता है और इजराइल इसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर ऑपरेशन के थ्रू और भी ज़्यादा एरिया ऑक्युपाई करके वहाँ इजरायली को सेटल कर देते हैं। यूएन ने सेटलमेंट को बार बार इलीगल बताया है। पैलेस्टीनियंस ने जब देखा कि अरब कंट्रीज इजराइल के साथ अपना रिलेशन नॉर्मलाइज कर रहे हैं तो इनको समझ आ गया कि ये जो लड़ाई है ये उन्हें अब खुद ही लड़नी पड़ेगी। इसी वजह से पैलेस्टाइन के अंदर जितने भी ग्रुप्स थे वो सारे मिलकर पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO का फॉर्मेशन करते, जिसमें फतह पार्टी भी शामिल थे। यासिर अराफात PLO के चेयरपर्सन बने। PLO का 2 डिवीजन बनाई गई, एक पॉलिटिकल विंग पैलेस्टाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए और दूसरी तरफ एक आर्म रेजिस्टेंट ग्रुप इजराइल का ऑक्यूपेशन को काउंटर करने के लिए। PLO खुद को पैलेस्टाइन का गवर्नमेंट डिक्लेयर करते और पैलेस्टाइन को स्टेट डिक्लेयर कराई जाती। इंडिया पहला नॉन अरब कंट्रीज था जिसने पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया। अब इसके बाद 1987 में फर्स्ट इंतिफादा देखने को मिली, जहां गाजा में एक इजरायली मिलिट्री ट्रक और एक पैलेस्टाइन कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें 4 पैलेस्टीनियंस की जान चली गई। इस घटना की वजह से पैलेस्टाइन का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने बड़े पैमाने पर राइट्स करना शुरू कर दिए और अगले 6 सालों तक पैलेस्टीनियंस, PLO और इजरायली आर्मी के बीच इंटेंस क्लैशेस चलता रहा। इस दौरान गाजा में जितने भी जूइश लोग थे वो गाजा छोड़कर चले जाते। गाजा में जब फर्स्ट इंतिफादा चल रही थी तब मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम से एक नॉन वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन थे जो गाजा में चैरिटेबल काम वगैरह करती थी। इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड अहमद यासीन, उन्होंने फैसला किया कि इस प्रोटेस्ट में डायरेक्ट शामिल होने के बजाय एक नया ग्रुप बनाया जाए, हरकत अल मुक़ावमा अल इस्लामिया यानी हमास। हमास को बनाया गया था पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन बाद में ये एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बनकर उभरा और इसी समय इजराइल ने PLO को कमज़ोर करने के लिए गाजा में हमास को फाइनेंशियली सपोर्ट करना शुरू किया ताकि ये लोग PLO के खिलाफ खड़ा हो सके और इजराइल भी हमास को यूज़ कर सके। फॉर्मर US कांग्रेसमैन रॉन पॉल और इजराइल के ब्रिगेडियर जनरल यत्सिक सर्वेग ने ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट किया। ये फर्स्ट इंतिफादा 1993 को ख़त्म हो जाता है और इस दौरान इजराइल इतना मुश्किल में पड़ा कि पहली बार वो बातचीत के लिए तैयार हुआ। इजराइल के PM यत्सिक राबिन और PLO के लीडर यासिर अराफात ने नॉर्वे के ओस्लो में मिलकर बात की और फिर 13 सितंबर 1993 को ओस्लो 1 अकॉर्ड और 1995 में ओस्लो 2 अकॉर्ड साइन कर दिया गया। लेकिन इस एग्रीमेंट को लेकर इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों तरफ के लोग अपने ही गवर्नमेंट से नाराज हो गए। 1995 में इजराइल के PM यत्सिक राबिन को गोली मार दी गई। उनकी जगह बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के PM बने और नेतन्याहू PM बनते ही पीस डील को सीधा रिजेक्ट कर दिया। इस टाइम पर जो भी पीस का बात करता, चाहे PLO हो या इजराइल, उसको गद्दार और देशद्रोही कहकर टारगेट किया जाता है। धीरे धीरे यासिर अराफात और PLO की इंपॉर्टेंस खत्म होती गई और हमास गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी पॉपुलर होने लगे। इसी समय गाजा में हमास और PLO के बीच सिविल वॉर शुरू हो जाता है। फिर आगे चलकर PLO गाजा छोड़कर पूरी तरह से वेस्ट बैंक में शिफ्ट हो जाता है और गाजा में हमास का कंट्रोल एस्टैब्लिश हो जाता है। इसके बाद हमास इजराइल में सुइसाइड बॉम्बिंग करना शुरू कर दिए। इसके रिस्पॉन्स में इजराइल भी गाजा और वेस्ट बैंक में बॉम्बिंग करने लगते। दोनों तरफ से काफ़ी सिविलियंस की जान गई। 2001 में सेकेंड इंतिफादा शुरू हो जाता है। हरम अल शरीफ, जहां सिर्फ मुस्लिम को ही एंट्री अलाउड थी, वहां इजराइल के PM एरियल सरोन 1000 सिक्योरिटी गार्ड लेकर अंदर घुसे और जाके कहा ये जगह जूस का है। इसके चलते मास लेवल पर राइट हुए और साथ ही अल-अक्सा मस्जिद में भी मुस्लिम का जाना बंद कर दिया, जिससे पैलेस्टीनियंस और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए।
आगे चलकर कुछ पैलेस्टीनियंस ने गन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। फिर इजरायली आर्मी पैलेस्टीनियंस पर फायर एंड बॉम्बिंग करने लगते। इसके चलते हमास भी इजराइल पर रॉकेट फायर करने लगे और फिर इजराइल ने गाजा स्ट्रिप पर एयर स्ट्राइक करके आते हैं। 2005 में सेकेंड इंतिफादा खत्म हो जाता है। इसके बाद इजराइल के पीएम एरियल शरोन के कहने पर जितने भी सोल्जर्स गाजा में थे उन सबको विड्रॉ कर लिया जाता है। उसके बाद इजराइल ने गाजा को इजराइल एंड इजिप्ट दोनों तरफ से दीवारें खड़ी कर दी, जिससे गाजा स्ट्रिप पूरी तरह से ब्लॉक हो गया, जिसका मतलब है कि एयर, लैंड और वाटर रूट से आम पैलेस्टीनियंस और हमास इस जगह से बाहर ही नहीं जा सकते थे। यहाँ तक कि गाजा के लोग वेस्ट बैंक तक नहीं जा सकते थे। मतलब 1 मिलियन लोगों को एक जेल में डाल दिया गया और इस दौरान हमास को एक मौका मिल गया अपने आप को तैयार करने के लिए और गाजा पर पानी, बिजली, खाना और एड का पूरा कंट्रोल इजराइल के पास था, जिसे इजराइल एकदम ही लिमिटेड कर दिया। इसके चलते आने वाले कई दशकों तक गाजा में भूखमरी चलती रही। दूसरी तरफ 2006 आते आते पिछले 25 सालों तक इजराइल ने सदर्न लेबनान को ऑक्युपाई करके रखा, जिससे इस जगह पर लेबनीज गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था और इसी समय एक नया ग्रुप हिजबुल्लाह के नाम से उभर कर आता है। फिर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन इजराइल जो इतने दिनों से आसानी से वॉर्स जीतते हुए आ रहा था, पर इस बार हिजबुल्लाह को हराना उनके लिए मुश्किल बन गई। आगे चलकर हिजबुल्लाह गोरिल्ला टैक्टिक्स से इजराइल को सदर्न लेबनान से बाहर कर दिया। फिर इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर मिसाइल फायर करके शांत हो जाता है और 1979 में ईरान के अंदर पहलवी डायनेस्टी को हटाकर रूहुल्लाह ख़ोमेनी ईरान के सुप्रीम लीडर बनते और ख़ोमेनी पावर में आते ही जो ईरान ऑलरेडी इसराइल को रिकॉग्नाइज कर चुका था उसको रिजेक्ट करते। उसके बाद से ईरान धीरे धीरे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाता रहा। ईरान जो कि एक शिया लीड गवर्नमेंट थी, वो हमास के साथ साथ लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुतीस, इराक में हरकती हिजबुल्लाह को वेपन एंड सप्लाई देकर सपोर्ट कर रहे थे इजराइल के अगेंस्ट में। और साथ ही सीरिया और इराक के शिया लीड गवर्नमेंट भी ईरान के सपोर्ट में थे। हालांकि 2024 से पहले ईरान और इजराइल के बीच डायरेक्ट वॉर देखने को नहीं मिले। अब इस टाइम पर मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल गया, जहां 21st सेंचुरी से पहले सऊदी अरब, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन और लेबनान जैसे सुन्नी लीड कंट्रीज इजराइल एंड यूएसए के अगेंस्ट में थे और शिया लीड कंट्रीज इनके सपोर्ट में थे। लेकिन इसके बाद ईरान, इराक, सीरिया और यमन जैसे शिया लीड कंट्रीज इजराइल एंड यूएसए के अगेंस्ट में हैं, जबकि सुन्नी लीड कंट्रीज इजराइल के साथ अपना रिलेशन नॉर्मलाइज कर रहे हैं। 2005 से लेकर 2023 तक हमास और इजराइल के बीच मल्टीपल वॉर्स देखने को मिले, जैसे 2008 में ऑपरेशन कासलेट, 2012 में ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस, 2014 में ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज और फिर 2021 में ऑपरेशन शॉर्ड ऑफ जेरूसलम। और हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच आम पैलेस्टीनियंस और इजरायली फोर्सेस के बीच अल अक्सा मॉस्क और ऑक्यूपेशन को लेकर कई सारे क्लैशेस हुए, जिसके चलते बहुत सारे पैलेस्टीनियंस एंड इजरायली फोर्स अपनी जान गंवा दी थी। – 2015 तक ईरान ने लगभग 300 किलोग्राम यूरेनियम को 3.67% एनरिचमेंट कर चुका था। इसी समय तक कई इंटरनेशनल एजेंसी का मानना था कि इजराइल के पास अराउंड 90 से 400 न्यूक्लियर वॉरेड है। इसी वजह से यूएस को डर था कि ईरान भी अपने न्यूक्लियर वेपन बनाने न लग जाए। इसीलिए यूएस ने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ईरान को ऑफर दिया कि वो अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोसेस को कम्प्लीटली बंद कर दे। इसके बदले ईरान पे लगे सभी इंटरनेशनल सैंक्शन को हटा दिया जाएगा। ईरान ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। 14 जुलाई 2015 में ईरान और यूएस के बीच JCPOA एग्रीमेंट साइन किया गया। इसके रिजल्ट में ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट को पूरी तरह बंद कर दिया और इसके बाद से मिडिल ईस्ट में थोड़ा पीस देखने को मिले। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप 2018 में यूएस प्रेसिडेंट बनते ही इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया और ईरान पर पहले की तरह सैंक्शन लगा दिया। इसके चलते ईरान ने भी अपना यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोसेस दोबारा स्टार्ट कर दिया। अब यरूशलेम, जो कि पैलेस्टाइन या इजराइल किसी का पार्ट नहीं था, यूएन के कंट्रोल में था, लेकिन ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल के कैपिटल ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया। यूएसए एम्बेसी को तेल अवीव से यरूशलेम पर शिफ्ट किया गया। इसके चलते पैलेस्टीनियंस बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगे और इसी समय इजराइल स्नाइपर्स ने 150 निहत्थे पैलेस्टीनियंस को गोली मार दी।
इसी वजह से इजराइल और आम पैलेस्टीनियंस के बीच फिर से क्लासेस स्टार्ट हो जाता है और साथ ही हमास और इजराइल एक दूसरे के ऊपर मिसाइल बरसाने लगे। एक बात समझना जरूरी है, हमास जो मिसाइल इस्तेमाल करते हैं उनका कंपोनेंट बहुत ही ज़्यादा चीप होती है। कुछ ही मिलियन लगाकर ये लोग हज़ारों के तादाद पर मिसाइल बना लेते हैं और इजराइल इन्हें बड़े आसानी से इंटरसेप्ट भी कर देते हैं। दूसरी तरफ इजराइल के हर बॉम्ब का कॉस्ट 2 से 5 मिलियन डॉलर का होती है, जो ग्राउंड पर मैसिव डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। इसीलिए बहुत सारे आम पैलेस्टीनियंस कैजुअलिटी देखने को मिलती है। जबकि हमास टनल में छुपकर खुद को बचा लेते हैं। और जब 2021 में क्लैशेस चल रहे थे, तब 15 अप्रैल 2021 को इजरायली फोर्सेस ने पैलेस्टीनियंस के खिलाफ स्टन ग्रेनेड, टीयर गैस और रबर बुलेट्स के इस्तेमाल कर रहे थे। तब कई बुलेट्स मॉस्क के होली कंपाउंड में जाके लगा, जिससे पूरे अरब वर्ल्ड काफी गुस्सा था। और इस इंसिडेंट के बाद ही मोहम्मद देव, जो कि हमास के बिग चीफ थे, उसने उसी दिन से ही 7 अक्टूबर अटैक के प्लानिंग करना शुरू कर दी। इस प्लान में उसके साथ दिया याह्या सिनवार और हमास के चीफ इस्माइल हनी ने। फिर 7 अक्टूबर 2023 सुबह के 7 बजे इस अटैक को अंजाम दिया गया। हजारों के तादाद पे रॉकेट फायर किया इजराइल के ऊपर। ये अटैक इजराइल के हिस्ट्री में सबसे डेडली अटैक में से एक था। लेकिन इजराइल के इतने एडवांस डिफेंस सिस्टम को हमास ने कैसे बाईपास किया? ये अटैक कितना डेडलीस्ट था, कैसे इनोसेंट इजरायलियों को टारगेट किया गया, और इस अटैक के बाद जो कुछ हुआ, इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम अगले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा और जाने से पहले कमेंट सेक्शन में बताइए आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना पसंद करेंगे।